डियर स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं आपके सामने, वो है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का मतलब क्या है? अपेंडिसाइटिस का मतलब है कि इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ वर्मीफॉरम अपेंडिक्स। डेफिनेशन के अंदर एक शब्द निकल के आया है सामने, वो है वर्मीफॉरम अपेंडिक्स। डियर स्टूडेंट, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में क्या है और ये कहाँ पर लोकेट होती है। तो जैसा कि इस पिक्चर में हमें पता चल रहा है, पहले हम इस पिक्चर को देखते हैं। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो है असेंडिंग कोलोन वाला हिस्सा है और इसका जो ये पहला लूप है जिसको हम कहते हैं सीकम, इस सीकम से अटैच होती हुई ये एक फिंगर लाइक ट्यूब है जिसकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं इसको 4 इंचेस। इस ट्यूब का, जिसे हम कह रहे हैं वर्मीफॉरम अपेंडिक्स, डाइजेशन के अंदर इस ट्यूब का कोई खासा रोल नहीं है, लेकिन यदि इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो कभी कभार पेशेंट इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर भी पहुंच सकता है। इमरजेंसी कंडीशंस क्या हो सकती है, हम आगे वन बाय वन हम देखते चलेंगे, लेकिन शुरुआत में मैं आपसे एनाटॉमी के अंदर ये कहना चाहता हूँ कि इसकी जो लेंथ है, ये एक तो फिंगर लाइक ट्यूब है, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है या 4 इंचेस भी आप कह सकते हैं, और डाइजेशन में इसका कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है। ये एक प्रकार से अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब क्या है कि धीरे धीरे जो है ये ट्यूब छोटी होती चली गई, इसका कोई डाइजेशन के अंदर कोई भी रोल नहीं है। अब हम देखते हैं इसके आगे की जो स्लाइड है, उसमें हम देखते हैं कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। क्यों जो ये आपकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला हिस्सा है, ये सीकम वाला हिस्सा है, ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, और ये सीकम के जस्ट लगती हुई एक ट्यूब है जिसको हम कहते हैं वर्मीफॉरम अपेंडिक्स, जिसको हम कहते हैं वर्मीफॉरम अपेंडिक्स, जो कि जस्ट बिलो द इलियोसिकल वाल्व लोकेट रहती है। इसके अंदर यूजुअली इन्फेक्शन हो जाता है, और उन इन्फेक्शन के कारण क्या है हम यहाँ पर वन बाय वन चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इसकी लोकेशन सीकम से ही अटैच रहती है, जस्ट बिलो द इलियोसिकल वाल्व ये मौजूद रहती है, और 10 सेंटीमीटर फिंगर लाइक ये स्ट्रक्चर रहती है, ट्यूबुलार ये जो है स्ट्रक्चर रहती है। सबसे पहला जो है इसका कारण है वो है किंकिंग ऑफ वर्मीफॉरम अपेंडिक्स। डियर स्टूडेंट, किंकिंग का मतलब हो जाना, किंकिंग का मतलब है मुड़ जाना। जैसे ये सीकम है और ये इलियम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट है, ये ट्यूब है, और ये खाना इसमें जाता है और इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। खाना इमीडिएटली इसमें प्रवेश करता है और इमीडिएटली ही ये निकल जाता है। खाना इस ट्यूब के अंदर वर्मीफॉरम अपेंडिक्स के अंदर ज़्यादा समय तक रुकता नहीं है। यदि खाना इसके अंदर ज़्यादा समय तक रुकेगा, यदि इंटेस्टाइनल कंटेंट इसमें ज़्यादा समय तक रुकेंगे, किसी भी कंडीशन से रुकेंगे, तो यहाँ पर इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। डियर स्टूडेंट, हम चर्चा कर रहे थे किंकिंग ऑफ वर्मीफॉरम अपेंडिक्स। किंकिंग का मतलब है कि किसी भी ट्यूब का घूम जाना। जब कोई भी ट्यूब घूम जाती है, ये घुमाव वाला एरिया है, तो यूजुअली होता क्या है कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी होती है जो कि आगे तक जाती है और एंटायर स्ट्रक्चर को ब्लड सप्लाई देने का काम करती है। डियर स्टूडेंट, यदि किंकिंग हो जाती है कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी ट्यूबुलार स्ट्रक्चर जब किंक हो जाती है, तो ब्लड वेसल्स यहाँ से कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। किंकिंग की वजह से, घुमाव की वजह से जो ब्लड वेसल्स है, इस घुमाव वाले एरिया की जो ब्लड वेसल्स है, उनके अंदर वैसो कंस्ट्रिक्शन देखा जाता है, वो भी जो है घूम जाती है। घूमने की वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। परिणाम स्वरूप
यहाँ तक ब्लड सप्लाई ऑल राइट, यहाँ ऑल राइट, यहाँ ऑल राइट, लेकिन इस घुमाव के आगे चूंकि ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो चुकी है घुमाव की वजह से, तो इसके आगे ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है, हाइपोमेटाबॉलिज्म हो जाता है इस घुमाव के आगे। परिणाम स्वरूप याद रखना डियर स्टूडेंट, दूर से दूर बैठी सेल सबसे पहले मरना स्टार्ट करती है, यानी कि नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है वर्मीफॉरम अपेंडिक्स में, और अंततः ये जो नेक्रोसिस है डिस्टली शुरू होता है और प्रॉक्सिमल की ओर ये चला जाता है, और अंततः पूरी की पूरी ये जो वर्मीफॉरम अपेंडिक्स है इसके अंदर गैंग्रीनस चेंजेस हो जाते हैं, और गैंग्रीनस चेंजेस होने के बाद में इसके रप्चर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो यही है किंकिंग ऑफ द वर्मीफॉरम अपेंडिक्स। यहाँ पर जो दूसरा कारण है हमारा वो है डियर स्टूडेंट, वो है फीकालित। फीकालित का मतलब है जस्ट हार्ड फीकल मैटर। डियर स्टूडेंट, ये अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग वाला हिस्सा है, असेंडिंग कोलोन जिसे हम कहते हैं वो वाला हिस्सा है, और ये हमारी अपेंडिक्स है, और ये सब इलियम वाला हिस्सा है। ये यहाँ पर एक इलियोसिकल वाल्व भी पाया जाता है डियर स्टूडेंट, जो कि खाने को सिर्फ आगे की ओर, आगे से मेरा मतलब है कि खाने को आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि खाने को ये अपेंडिक्स में प्रवेश करा देता है, उसके बाद इमीडिएटली खाना निकल करके ये जो असेंडिंग कॉलोन है इसके अंदर चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि खाने को आगे की ओर फ्लो होने देता है, इंटेस्टाइनल कंटेंट को वापस से लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर नहीं आने देता। डियर स्टूडेंट, हम चर्चा कर रहे थे फीकालित के बारे में। फीकालित का मतलब है हार्डन्ड मास ऑफ स्टूल। यहाँ पर कोई भी हार्ड फीकल मैटर यहाँ पर आकर के ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर सकता है इस फिंगर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, या 4 इंचेस भी आप इसकी लेंथ कह सकते हैं। जब इसके अंदर हार्ड फीकल मैटर फंस जाता है, अक्लूड कर देता है इसको, तो यहाँ पर जो भी इंटेस्टाइनल कंटेंट था वो निकल नहीं पाता है, क्योंकि बीच में क्या फंस चुका है, हार्ड फीकल मैटर। जब ये इंटेस्टाइनल कंटेंट निकल नहीं पाता है तो पड़ा ये यहाँ पर इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर देता है। डियर स्टूडेंट, जब इन्फेक्शन हो जाएगा अपेंडिसाइटिस के अंदर, वर्मीफॉरम अपेंडिक्स में जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तीसरा है फाइब्रस कंडीशन ऑफ द बाउल वॉल। डियर स्टूडेंट, चर्चा करेंगे हम इसकी भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आईबीडी। आईबीडी के बारे में आपने सुना होगा। आईबीडी का मतलब है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इसके अंदर 2 प्रकार की प्रॉब्लम्स यूजुअली रहती है। पहली तो है अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरी है यहाँ पर क्रोहन्स डिजीज। दोनों के अंदर ही हम देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फाइब्रस टिश्यूज़ का डिपोजिशन हो जाता है। डियर स्टूडेंट, ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा मैं आपका कि जो फाइब्रस टिश्यूज़ है वो एक तो बल्कियर होते हैं, वो हैवियर होते हैं, और उनका मास भी क्या होता है, ज़्यादा। ये इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, और ये एक इनइलास्टिक मास भी होता है। कैसा होता है, इनइलास्टिक मास। तो इन दोनों ही डिजीज कंडीशन के अंदर हम देखते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर फाइब्रस टिश्यूज़ का डिपोजिशन हो जाता है। पुनः हम देखेंगे
कि कैसे फाइब्रस टिश्यूज अपेंडिसाइटिस को लीड करा देते हैं। डियर स्टूडेंट, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, और ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला हिस्सा। डियर स्टूडेंट, आईबीडी बोले तो अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोहन्स डिजीज, और इन दोनों के अंदर ही क्या होता है, फाइब्रस टिश्यूज का डिपोजिशन होता है। और कॉमनली फाइब्रस टिश्यूज का डिपोजिशन कहाँ पर होता है, इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। डियर स्टूडेंट, लार्ज इंटेस्टाइन में जब फाइब्रस टिश्यूज का डिपोजिशन हो जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो ल्यूमेन है ये क्या हो जाता है, नैरो। क्या हो जाता है, नैरो। जब ये नैरो हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग वाला जो ये कॉलन असेंडिंग वाला जो ये हिस्सा है, इसका ल्यूमेन जब नैरो हो जाता है तो हम देखते हैं कि जो खाना स्टोमक से आया था ड्यूोडेनम में, ड्यूोडेनम से आया था जीजुनम में, और जीजुनम के बाद में अब वो आ गया है कहाँ पर, इलियम में। इलियम एक नैरोएस्ट सेगमेंट होता है। आपकी जीआई ट्रैक्ट का सबसे नैरोएस्ट सेगमेंट की अगर अपन बात करें तो वो है इलियम। डियर स्टूडेंट, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि खाना आता है और खाना इमीडिएटली प्रवेश करता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में, और इमीडिएटली वो निकल जाता है किस में, असेंडिंग कॉलोन में। लार्ज इंटेस्टाइन का जो असेंडिंग कॉलोन है उसके अंदर खाना जो है रैपिडली प्रवेश कर जाता है। आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि ल्यूमेन नैरो हो चुका है क्योंकि फाइब्रस टिश्यूज का डिपोजिशन असेंडिंग कॉलोन के अंदर हो चुका है। जब फाइब्रस टिश्यूज का यहाँ पर डिपोजिशन हो चुका है तो खाने के रास्ते में रेजिस्टेंस भी बढ़ चुका है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि खाना स्मूथली आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उसका रास्ता क्या हो गया है, सकड़े रास्ते से होकर के जब खाना आगे जाता है तो वो बहुत स्लोली जाता है। लास्ट स्लाइड में मैं कह चुका हूं कि खाना वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में जैसे ही प्रवेश करेगा तो इमीडिएटली निकलना चाहिए। यदि वो उसके अंदर रुकता है या स्लो तरीके से आगे बढ़ता है तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर खाना प्रवेश तो कर जाएगा इसमें, लेकिन निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ जाएगी, और यदि रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ेगी तो खाना लंबे समय तक पड़ा रहेगा अपेंडिक्स में, क्योंकि आगे निकास नहीं है, आगे निकास सकड़ा हो चुका है। परिणाम स्वरूप यदि खाना लंबे समय तक इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर पड़ा रहेगा तो इन्फेक्शन होगा, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर यदि इन्फेक्शन होता है तो उसे ही हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। नेक्स्ट है स्वेलिंग ऑफ बाउल वॉल, इसको भी हम समझेंगे। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि कभी कभार किसी भी कंडीशन से यदि बावल का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन, यदि बावल के अंदर किसी भी प्रकार से स्वेलिंग आ जाए, अभी हमने चर्चा की आईबीडी अल्सरेटिव क्रोहन्स डिजीज के अंदर शुरुआत में स्वेलिंग ही होती है, स्वेलिंग के बाद में फिर वहाँ पर फाइब्रस टिश्यूज का जो है डिपोजिशन होता है। तो किसी भी कारण से यदि स्वेलिंग आ जाए लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तो भी ये ल्यूमेन क्या हो सकता है, सकड़ा। परिणाम स्वरूप खाना जो है आसानी से सकड़े ल्यूमेन से होकर के निकल नहीं पाता है, खाने को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप खाना लंबे समय तक इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर पड़ा रहता है, और इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में यदि खाना लंबे समय तक पड़ा रहेगा डियर स्टूडेंट तो इन्फेक्शन की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाती है।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। नेक्स्ट है इसके बाद में कि ट्यूमर और फॉरेन बॉडी इन वर्मीफॉरम अपेंडिक्स। यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि सपोज ट्यूमर यहाँ पर इस अपेंडिक्स के पास में है, ये डे बाय डे ग्रोथ करता है, आज इतना, कल इतना, परसों इतना, कल रोज इतना, फिर इतना। आप देखेंगे कि एक दिन ये पूरी की पूरी वर्मीफॉरम अपेंडिक्स को ही क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। और जिस दिन वर्मीफॉरम अपेंडिक्स पूरी तरह से कंप्रेस हो जाएगी डियर स्टूडेंट, तो दो घटनाक्रम होंगे यहाँ पे। यहाँ पर एक तो खाना जो इसके अंदर प्रवेश करता है वो प्रवेश नहीं कर पाएगा, लास्ट तक प्रवेश नहीं कर पाएगा। और चूंकि कंप्रेशन, ट्यूमर ने कंप्रेस कर दिया है, तो यहाँ पर कंप्रेशन के पीछे जो कोई भी गैस्ट्रिक कंटेंट पड़े वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे ये अपेंडिक्स है, ये कंप्रेशन हुआ, ये हुआ, ये हुआ। एक दिन ऐसा आएगा कि ये अपेंडिक्स पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कंप्रेस होने के बाद में डियर स्टूडेंट देखेंगे कि इस वर्मीफॉरम अपेंडिक्स के अंदर जो भी ब्लड वेसल्स थी वो भी इस ट्यूमर के मारे क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। और जब ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाती है तो इस कंप्रेशन के ऊपर तो ब्लड सप्लाई ठीक थी, लेकिन इस कंप्रेशन के यहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रॉपरली, इस कंप्रेशन के आगे ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाती है, क्योंकि कंप्रेशन वाली जगह पर जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाती है, कंप्रेस होकर के वो क्या हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट होने के बाद में जो आगे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच पाता। परिणाम स्वरूप दूर से दूर बैठी सेल सबसे पहले मरना स्टार्ट करती है, यानी कि यहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। और नेक्रोसिस डिस्टल से प्रॉक्सिमल की ओर चलता है यहाँ पे, और नेक्रोसिस धीरे धीरे जब चलेगा तो इस पूरी की पूरी अपेंडिक्स के अंदर ही गैंग्रीनस चेंजेस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। इस पॉइंट में एक चीज़ और कह रहा है, फॉरेन बॉडी से मेरा तात्पर्य है कि फॉरेन बॉडी का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई सॉलिड चीज़ को निगल लेता है तो वो जो सॉलिड चीज़ है वो जीआई को पार करके, ख़ास तौर से स्मॉल इंटेस्टाइन को वो पार करके वो पहुंच जाती है इस अपेंडिक्स में, और यहाँ पर आकर के वो जो सॉलिड मैटर है वो फंस जाता है। इसके अंदर वो क्या हो सकता है, फंस जाता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चे कभी कभार कॉइन निगल लेते हैं, वो कॉइन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल करके वो जो कॉइन है वो फंस जाता है इस वर्मीफॉरम अपेंडिक्स में, और फंसने के बाद में वो यहाँ पर इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। जब फॉरेन मटेरियल पड़ा रहेगा तो इन्फेक्शन की प्रवृत्ति यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डियर स्टूडेंट, एक और चीज़ है यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, अडेशन ऑफ बाउल। ये भी एक कारण हो सकता है, यहाँ पे नोट करें आप इसको। यहाँ पर अडेशंस का मतलब है ऐड हो जाना। यहाँ पर आप देखेंगे कि बावल का मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है कभी कभार इसकी दीवारें आपस में क्या हो जाती है, चिपक जाती है। चिपकने के बाद में नीचे ये अपेंडिक्स है, खाना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला हिस्सा, खाना ऊपर से आया, इसमें प्रवेश किया, लेकिन यहाँ पर अडेशन की वजह से ये जो असेंडिंग कॉलोन है लार्ज इंटेस्टाइन की,
ये बिल्कुल ही अक्लूड हो जाती है, बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होने से खाना जो है आगे की ओर नॉर्मल उसका फ्लो नहीं हो सकता, खाना पड़ा रहता है लंबे समय तक वर्मीफोरम अपेंडिक्स में, परिणाम स्वरूप हम देखेंगे अपेंडिसाइटिस। मैं कह चुका हूँ डियर स्टूडेंट आपको कि यदि खाना लंबे समय तक पड़ा रहेगा इस वर्मीफोरम अपेंडिक्स के अंदर तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा। खाना रुकना नहीं चाहिए जीआई ट्रैक्ट में, आगे से आगे उसका फॉरवर्डली जो उसका मूवमेंट होता रहना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट। अपेंडिसाइटिस वैसे तो किसी भी एज ग्रुप के अंदर ये हो सकता है, लेकिन ये यूजुअली जो टीनेजर्स हैं जिनकी उम्र 10 साल से 30 साल के बीच में, उनको ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और ख़ासतौर से मेल जेंडर के अंदर अपेंडिसाइटिस की संभावना सबसे ज़्यादा देखी जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे तो अमेरिका जैसे कंट्रीज़ के अंदर 7% जो पॉपुलेशन है वो अपेंडिसाइटिस से ग्रसित होती है। अपनी लाइफ के अंदर एक बार वो अपेंडिसाइटिस से ग्रसित हो सकती है 7% पॉपुलेशन, और मेल जेंडर ज़्यादा रिस्क पर अपेंडिसाइटिस के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है यहाँ पे कि टीनेजर्स के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा, टीनेजर्स बोले तो 10 साल से लेके 30 साल वाले जो बंदे हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट है, इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर काजिटिव फैक्टर कोई भी हो सकता है, किंकिंग और फीकालेथ कुछ भी, एडेशन कुछ भी हो सकता है। ईटियोलॉजिकल फैक्टर हम लास्ट स्लाइड में चर्चा कर चुके हैं। कोई भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर जब यहाँ पर क्रिएट होगा तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन एंड एडिमा हो जाएगा अपेंडिक्स में। मैं दोबारा से चित्र बना रहा हूँ यहाँ पर, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वर्मीफोरम अपेंडिक्स है, ये है इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट, और ये है सीकम। ये जो फर्स्ट लूप होता है असेंडिंग कोलोन का, इससे ही हम कहते हैं सीकम। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इसके अंदर मुड़ाव हो जाता है, किंकिंग का मतलब है इसके अंदर मुड़ाव, जब इसके अंदर मुड़ाव हो जाता है यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि मुड़ाव वाली जगह की जो ब्लड वेसल्स है वो मुड़ाव की वजह से उनका जो डायमीटर है वो मुड़ाव वाली जगह पर नैरोड हो जाता है। परिणाम स्वरूप आगे का जो ये एज है, मुड़ाव के आगे का ये जो हिस्सा है अपेंडिक्स का, यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाती। ये जो हिस्सा है हाइपोमेटाबॉलिज्म से जूझता है। हाइपोमेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि लो ब्लड सप्लाई और फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस हिस्से में ग्लूकोज की भी कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप एटीपीज का प्रोडक्शन इस आगे वाले हिस्से में, मुड़ाव से आगे वाले हिस्से के अंदर एटीपीज का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। जब एटीपीज कम होते हैं तो हम कहते हैं हाइपोमेटाबॉलिज्म। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। जब हाइपोमेटाबॉलिज्म हो जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब यहाँ पर इन्फ्लामेशन, देखो अगर हम इसकी और ज़्यादा डिटेल में चर्चा करें यहाँ पे, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ की जो सेल्स हैं वो यदि ऑक्सीजन नहीं आ रहा है तो यहाँ की जो सेल्स है वो क्या करेगी, वो रिलाई करेगी कि CO2 से एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाए, क्योंकि कभी भी कोई भी सेल आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होती है या डैमेज नहीं होती है। डैमेज या मरने से पहले वो सारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म को यहाँ पर इस्तेमाल करती है। यहाँ की जो सेल्स है, इस घुमाव के आगे की जो सेल्स है जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रही है, वहाँ की सेल्स ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जब वो एटीपीज का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी तो वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए स्विच ऑन कर जाती है CO2 के ऊपर। लेकिन डियर स्टूडेंट याद रखना, CO2 से जब कभी भी एनर्जी प्रोडक्शन किया जाता है तो एक तो लेस ATP बनते हैं
और साथ में लैक्टिक एसिड भी बन जाता है। लैक्टिक एसिड जब इस एरिया के अंदर बन जाता है तो ये यहाँ की सेल्स को जलाना स्टार्ट कर देता है। और लैक्टिक एसिड दो प्रकार की एक्टिविटी दर्शाता है, एक तो प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी दर्शाता है और दूसरा लाइसोसोमल एक्टिविटी दर्शाता है। यानी कि यहाँ की जो सेल्स है वो धीरे धीरे एसिड के मारे डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ का जो हिस्सा है उसके अंदर पीएच डिक्रीज हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप ये जो हिस्सा है डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और याद रखना डियर स्टूडेंट, जब इन्फ्लामेशन होता है यहाँ पर, जब इन्फ्लामेशन होता है तो यहाँ पर इस ल्यूमेन के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है, इन्फेक्शन जैसे जैसे समय बीतेगा इन्फ्लामेशन यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा और इंट्राल्यूमिनल प्रेशर भी यहाँ पर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब इंट्राल्यूमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यहाँ पर परफोरेशन की संभावना बढ़ जाती है। डियर स्टूडेंट, यदि परफोरेशन हो जाता है अपेंडिक्स का तो अपेंडिक्स के अंदर जो भी पस की फ्लूइड था या जो भी गैस्ट्रिक या इंटेस्टाइनल कंटेंट थे वो अब पेरिटोनियम के अंदर बिखर जाते हैं और पेरिटोनियम के अंदर जो है इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पेरिटोनाइटिस। याद रखना, पेरिटोनाइटिस एक इमरजेंसी कंडीशन है, इवन परफोरेशन भी एक इमरजेंसी कंडीशंस है। और यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक बार यदि अपेंडिसाइटिस का पेन हो जाए तो 24 घंटे के भीतर सर्जरी हो जानी चाहिए। अगर 24 घंटे के भीतर सर्जरी नहीं होती है यहाँ पर तो परफोरेशन की संभावना बढ़ जाती है। और परफोरेशन का मतलब आप जानते हैं कि यहाँ पर अपेंडिक्स परफोरेट हो जाती है। कहाँ? तो लेप्रोस्कोपिक अप्रोच के द्वारा मिनिमम इन्वेसिव टेक्निक से अपेंडिसाइटिस की सर्जरी परफॉर्म की जा सकती थी, अपेंडेक्टमी परफॉर्म की जा सकती थी। लेकिन जब परफोरेशन हो जाता है तो हमें जीफाइड स्टर्नम से लेकर के लोअर एब्डोमेन तक एक बड़े हिस्से को हमें इंसिजन से खोलना पड़ता है, इरिगेट करना पड़ता है और उसके बाद में बंद करना पड़ता है और वहाँ पे हमें ड्रेनेज ट्यूब भी एस्टैब्लिश करनी पड़ती है। यानी कि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर जो है ये हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 24 घंटे के भीतर यदि पेन स्टार्ट हो जाता है अपेंडिसाइटिस का तो 24 घंटे के भीतर जो है सर्जरी कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी के बाद में अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं वो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या है। डियर स्टूडेंट, लो ग्रेड फीवर यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर फीवर 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड का रह सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट या एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम यहाँ पर रह सकती है। कॉटेड टंग, जीभ वाइट जो है पैचे जमा हो सकते हैं जीभ टंग के ऊपर। नोजिया वॉमिटिंग आप देख सकते हैं, बैड ब्रीथ आप देख सकते हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट, वॉमिटिंग भी देखी जा सकती है और डायरिया भी यहाँ पर हो सकता है। तो याद रखना, यहाँ पर फ्लूइड लॉस रैपिडली हो सकता है अपेंडिसाइटिस के अंदर। तो अपेंडिसाइटिस का कोई भी पेशेंट जब क्लिनिकल कंडीशंस के अंदर आता है तो आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन हमको कर देना चाहिए। नेक्स्ट है इसके बाद में पेन एट द मैकबर्नीज पॉइंट। ये इसका एक कार्डिनल फीचर है भाई, इसको आपको समझना होगा, ध्यान से देखना होगा कि मैकबर्नीज पॉइंट क्या है। तो मैकबर्नीज पॉइंट एक पॉइंट है जो कि सिचुएटेड रहता है। कहाँ पे सिचुएटेड रहता है? ये सिचुएटेड रहता है राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियाक क्रस्ट और अम्बिलिकस के बीच में एक कोई पॉइंट है जहाँ पर पेन हो सकता है, जहाँ पर पेन हो सकता है अपेंडिसाइटिस का। ये इस फीमर के पीछे यहाँ पर राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियाक क्रस्ट मौजूद रहता है। तो राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियाक क्रस्ट और अम्बिलिकस
के बीच का ये एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं मैकबर्नीस पॉइंट। यहाँ पर जो है पेन हो सकता है। डियर स्टूडेंट, पेन एट द मैकबर्नीस पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट कार्डिनल फीचर होता है अपेंडिसाइटिस के अंदर। सबसे पहले तो हम लोकेशन देखेंगे कि ये मैकबर्नीस पॉइंट होता कहाँ है। तो डियर स्टूडेंट, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर राइट सुपीरियर एंटीरियर इलियाक क्रस्ट होता है। ये वाला हिस्सा जो है प्रोमिनेंट होकर के इधर पीछे की तरफ आया हुआ रहता है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियाक क्रस्ट। इसके बीच में और अम्बिलिकस, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं मैकबर्नीस पॉइंट। अपेंडिसाइटिस के अंदर इस मैकबर्नीस पॉइंट पर पेन होता है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि मैकबर्नीस पॉइंट वो पॉइंट है जो कि राइट साइड में राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियाक क्रस्ट और अम्बिलिकस के बीच एक पॉइंट है जहाँ पर अपेंडिसाइटिस का पेन होता है, उसे ही हम कहते हैं मैकबर्नीस पॉइंट। तो मैकबर्नीस पॉइंट पर पेन होता है अपेंडिसाइटिस के अंदर। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, ये कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होती है इसकी मैकबर्नीस पॉइंट की। ये राइट सुपीरियर इलियाक क्रस्ट और अम्बिलिकस के बीच में कोई एक जगह है जिसे ही हम कहते हैं मैकबर्नीस पॉइंट। और इसी पॉइंट पर जो है पेन फील होता है। ये पॉइंट थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। हर व्यक्ति के अंदर ये थोड़ा एक पर्टिकुलर कोई फिक्स जगह नहीं है, थोड़ा आगे पीछे जो है ये पॉइंट रह सकता है। डियर स्टूडेंट, इन सिम्टम्स के अलावा सबसे महत्वपूर्ण और कार्डिनल फीचर जो होता है अपेंडिसाइटिस में वो होता है पेन एट द मैकबर्नीस पॉइंट। ये पॉइंट क्या है? ये एक पॉइंट है जो कि सिचुएटेड रहता है राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियाक क्रस्ट और अम्बिलिकस के बीच में। ये एक पॉइंट होता है जहाँ पर अपेंडिसाइटिस का पेन होता है। दोबारा से आप ये कह सकते हैं कि मैकबर्नीस पॉइंट इज द पॉइंट विच लाइज बिटवीन राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियाक क्रस्ट एंड द अम्बिलिकस। तो ये क्लासिकल फीचर है, कार्डिनल फीचर है। अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट के अंदर ये ऑलमोस्ट ऑल द केसेस के अंदर ये मौजूद रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि पेन जो है वो स्टार्ट हो सकता है एपिगैस्ट्रिक एरिया से। जिफाइड स्टर्नम के नीचे का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक एरिया या पेरीअम्बिलिकल रीजन। पेरीअम्बिलिकल का मतलब होता है अम्बिलिकस के चारों तरफ पेन रह सकता है शुरुआत में, लेकिन अंततः ये पेन लोकलाइज हो जाता है और पेन हमेशा ही मौजूद रहेगा कहाँ पे? मैकबर्नीस पॉइंट पे। और मैकबर्नीस पॉइंट क्या है? इट इज़ अ पॉइंट विच लाइज बिटवीन राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियाक क्रस्ट एंड द अम्बिलिकस। दोनों के बीच में एक पॉइंट है जिसे हम कहते हैं मैकबर्नीस पॉइंट। यहीं पर पेन होता है अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट को। नेक्स्ट है टेंडरनेस एंड स्पाज्म एट द मैकबर्नीस पॉइंट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम टेंडरनेस और स्पाज्म दोनों हमको देखने को मिलेगा, थोड़ा टाइटनेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है रीबाउंड टेंडरनेस। रीबाउंड टेंडरनेस का मतलब क्या है कि जब पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाया जाता है, उसके घुटने मुड़वाए जाते हैं और जब उसके अब्डोमन को जब दबाया जाता है, तो जब अब्डोमन को हम दबाते हैं तो पेशेंट पेन की कंप्लेंट नहीं करता है या बहुत मिनिमम कंप्लेंट करता है जब उसके अब्डोमन को दबाया जाता है। लेकिन जैसे ही आप अब्डोमन को अब्रप्टली एकदम से छोड़ते हैं तो पेन की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब्डोमन को छोड़ते टाइम पे पेन की इंटेंसिटी यहाँ पर जो है वो बढ़ जाएगी। तो रिबाउंड टेंडरनेस आपने देखा, पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, घुटने मोड़े हुए हैं। घुटने इसलिए मोड़े जाते हैं ताकि अब्डोमन की मसल्स क्या हो जाए? रिलैक्स हो जाए। उसके बाद में हैंड
ख़ास तौर से नर्स जो है अपने हैंड का इस्तेमाल करती है, डोमिनेंट हैंड का इस्तेमाल करती है, जो फिंगर पैड है उनसे अब्डोमन को प्रेस करती है, जेंटली प्रेस किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा डीपली जब प्रेस किया जाता है तो पेशेंट पेन की कंप्लेंट या तो नहीं करता या बहुत मिनिमम पेन की जो है वो कंप्लेंट करता है, लेकिन जैसे ही नर्स हाथ को छोड़ती है तो छोड़ने पर पेन की इंटेंसिटी जो है यहाँ पर बढ़ जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। नेक्स्ट है राउसिंग साइन। राउसिंग साइन का मतलब क्या होता है, याद रखना डियर स्टूडेंट, ये आपका जो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है, जब इसको दबाया जाता है, कोई भी नर्स जब इसको हाथ से दबाती है तो अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड क्या है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट की राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो जब कोई भी नर्स है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को हाथ से दबाती है तो पेशेंट को पेन फील होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में। तो यही क्या कहलाता है, राउसिंग साइन। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट इसके जो हैं साइन एंड सिम्टम्स हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मसल गार्डनिंग भी देखी जाती है। पेन इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट उस पेन से बचने के लिए बिल्कुल सिकुड़ जाता है, तो मसल गार्डनिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि परफोरेशन हो सकता है एक बार अपेंडिसाइटिस का पेन स्टार्ट हो जाए तो। यदि एक बार अपेंडिसाइटिस का पेन स्टार्ट हो जाता है तो 24 घंटे के भीतर हमको अपेंडेक्टमी जो है वो कर देनी चाहिए। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कैसे डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट, डायग्नोसिस करने के लिए आप अब्डोमिनल एक्सरे खींच सकते हो, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि WBC काउंट यहाँ पर आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। यहाँ पर WBC काउंट आपको 10,000 सेल mm³ से आपको ज़्यादा मिलेगा, जबकि नॉर्मली कितना होता है, 10 से 11,000 नॉर्मली होता है। यानी कि यहाँ पर ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलता है। WBC काउंट यहाँ पर अपेंडिसाइटिस के अंदर बढ़ जाता है। ये नॉर्मल रेंज होती है 10,000 से 11,000 सेल mm³, लेकिन यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा हो जाता है WBC काउंट। और अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पर कर लिया जाता है। अल्ट्रासाउंड जो है साइज एंड शेप बता देगा आपको अपेंडिक्स की कि उसकी साइज एंड शेप कितनी है। यूजुअली साइज एंड शेप जो है वो बढ़ी हुई मिलती है। CT स्कैन भी आप कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हम एक तो पेन एट द मैकबर्नीस पॉइंट, दूसरा रिबाउंड टेंडरनेस, तीसरा राउसिंग साइन, तीसरा नेक्स्ट है USG, और नेक्स्ट है ल्यूकोसाइटोसिस। इन सब के आधार पर हम जो है डायग्नोसिस कर लेते हैं। तो डायग्नोसिस इनके आधार पे किया जा सकता है, USG और ल्यूकोसाइटोसिस और पेन एट द मैकबर्नीस पॉइंट। इन सब के आधार पे आप आसानी से जो है डायग्नोसिस कर सकते हो। नेक्स्ट है, इसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट क्या रह सकता है। अगर आप मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें यहाँ पे, तो IV फ्लूइड हमको देना चाहिए। IV फ्लूइड हमें इसलिए देना चाहिए डियर स्टूडेंट कि एक तो जो इन्फ्लाम्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है उसमें काफ़ी सारा फ्लूइड जो होता है वो स्टक हो जाता है। पहली बात, फंस जाता है, काफ़ी सारा फ्लूइड उस जगह पर इन्फ्लामेटेड टिश्यूज़ के अंदर फंस जाता है। परिणाम स्वरूप इंट्रावास्कुलर बेड पर सर्कुलेटरी फ्लूइड के अंदर कमी आ सकती है। दूसरा, साइन एंड सिम्टम्स को यदि हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर वॉमिटिंग भी हो रही है और यहाँ पर डायरिया भी हो रहा है। इनकी वजह से भी यहाँ पर फ्लूइड लॉस होता है। तो IV फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन हमें करना चाहिए, अराउंड द क्लॉक करना चाहिए। एंटीबायोटिक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो है सेकेंडरी इन्फेक्शंस को रोकने के लिए हो सकते हैं, बाकी ये क्योर नहीं कर सकते। अपेंडिसाइटिस का परमानेंटली
जो है ट्रीटमेंट नहीं कर सकते एंटीबायोटिक, सेकेंडरी इन्फेक्शंस, और इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए आप एंटीबायोटिक्स यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पर जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अप्रोच है वो रहेगी अपेंडेक्टमी। क्या है अपेंडेक्टमी? इट इज़ द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द वर्मीफॉरम अपेंडिक्स, और ये जनरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया दे करके आप कर सकते हैं पेशेंट की। और कैसे करते हैं? यूजुअली इसको लेप्रोस्कोपिक अप्रोच से किया जाता है। लेप्रोस्कोप डाल करके जो है वो इन्फ्लाम्ड वर्मीफॉरम अपेंडिक्स को कट कर दिया जाता है, बाहर जो है उसको ग्रास्पिंग फॉर्सेप्स से जो है निकाल लिया जाता है, और यहाँ पर बहुत मिनिमम इन्वेसिव अप्रोच से जो है सर्जरी यहाँ पर कर दी जाती है सर्जन के द्वारा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। डियर स्टूडेंट, मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे आपको कि यदि फीवर हो, अब्डोमिनल पेन हो, नोजिया वॉमिटिंग हो, तो कभी भी हमको एनीमा लग्जेटिव्स या कैथेरेटिक्स नहीं देना चाहिए। यदि हमने एनीमा, लग्जेटिव, कैथेरेटिक्स दिए, तीनों ही क्या है? एक प्रकार से स्टूल सॉफ्टनर है, कॉन्स्टिपेशन के लिए हम काम में लेते हैं। हम देख रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स में कि डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है यहाँ पे अपेंडिसाइटिस के अंदर। तो लो ग्रेड फीवर हो, नोजिया हो, वॉमिटिंग हो और कॉन्स्टिपेशन भी रह सकता है। यदि फीवर हो, अब्डोमिनल पेन हो, ऐसी परिस्थिति के अंदर हमें इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि हमने इनका इस्तेमाल किया और पेशेंट को अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम है, तो इनकी वजह से यहाँ पर जो अपेंडिसाइटिस की वजह से वर्मीफॉरम अपेंडिक्स, इन सब की वजह से रप्चर हो सकती है। इन सब की वजह से अगर आपने इनमें से कोई भी एक दिया तो रप्चर हो सकती है वर्मीफॉरम अपेंडिक्स। याद रखना, तो कभी भी नहीं देना चाहिए जब पेशेंट को फीवर हो और अब्डोमिनल पेन हो। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे। इसके साथ ही अब हम चलते हैं यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट।